साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना मुश्किल जो आपको लग रहा है ये इतना मुश्किल एग्जैक्टली है नहीं। इवन आपके सभी पांचों सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है एक सही स्ट्रेटजी की, एक सही प्लान की। मैं नहीं कहता आप लोगों को 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन अगर आप एक सिस्टम से चलोगे तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो। देखो यार, मेरे को पता है आपके पेपर आ चुके हैं, आपके पास 10 से 15 दिन रह चुके हैं और मैक्सिमम ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ज्यादा कुछ आपके साइंस सब्जेक्ट में आता नहीं है। उनको डर लगता है, अपने साइंस सब्जेक्ट से डर लगता है या फिर मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप 4-4 घंटे का वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ लो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला नहीं हूं इस वीडियो में। अगर आप जेन्युइनली इस वीडियो को इससे कुछ वैल्यू लेना चाहते हो तो आप जो मैं बात बोल रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करो, आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पे एक प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो अपनी साइंस में कि एग्जैक्टली कुछ 20% ऐसे टॉपिक है जो आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम कंप्लीट आपकी 10th की फिजिक्स को कवर करेंगे और ये 4-5 घंटे का वीडियो नहीं रहेगा, 1 से 1.5 घंटे का लास्ट वीडियो रहेगा। और मैं 100% लिख के दे सकता हूं अगर इस 1 से 1.5 घंटे में आप ढंग से इस वीडियो को समझ गए तो आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इवन आप लोगों का जो फिजिक्स का पोर्शन 25 मार्क्स का है, आप 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हो। और मैं आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा जो इतने बड़े बड़े हैं, हम वही टॉपिक्स करेंगे जो आपका 80% आपका वेटेज रखते हैं। अब ध्यान से समझो यार, आपके साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप जनरली 3 दिन निकाल सकते हो और हर दिन 1 से 1.5 घंटा निकाल सकते हो तो आप आउट ऑफ आउट भी स्कोर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। कैसे? इन वीडियोस की हेल्प से, क्योंकि इसमें मैं आपको देने वाला हूं 100% रियल कंटेंट जो आपके पेपर में छपेगा। अगर आप पिछले कुछ 10 ईयर के पेपर उठा के देखोगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तो आपको पता चलेगा कि यार एग्जैक्टली जो भैया ने, जो सर ने पढ़ाया वही के वही क्वेश्चन तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। और मैं यहां पे आपको एक पीडीएफ भी अटैच कर रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वही 20% टॉपिक्स को पढ़े, अपनी किताब से भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं 20% टॉपिक्स को पढ़े जो आपको 80% वेटेज दिला सकते हैं। अब जैसे यार मैं बात करता हूं फिजिक्स की, कंप्लीट फिजिक्स है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और इस वन वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो अगर आप टाइटल देख के आए हो तो ये मत समझना कि सिर्फ सेंट्रल बोर्ड के लिए है। आप किसी भी एचबीएससी, सीबीएसई या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चों बिलोंग करते हो, ये वीडियो सभी के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, वहीं पे थोड़ा वेटेज का फर्क आएगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है यार, अब जब सेशन में जाते हैं ना तो एक चीज क्लियर कर लिया करो कि यार कितने चैप्टर्स है और उनका वेटेज कितना है। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी फिजिक्स की तो आपकी जो फिजिक्स है बच्चों वो टोटल कितने मार्क्स की आती है आपके एग्जाम में? 25 मार्क्स की आती है, जहां पे आपको 4 चैप्टर दिखते हैं। पहला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है। अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये वाले 2 चैप्टर है ना, लाइट और आपका जो ह्यूमन आई, ये आपके 12 मार्क्स कैरी करते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों चैप्टर को करते हो तो आपको कितने मार्क्स आएंगे? 12 मार्क्स आएंगे। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ये आपके 13 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप दोनों का सम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 की आपकी फिजिक्स सकती है। क्लियर? अब यहां पे हम 1 बाय 1 एक प्रॉपर थ्योरी को बनाएंगे। अब एक चीज मैं बच्चों आपको क्लियर कर देता हूं, न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। एक 30 मिनट का सभी चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से आएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सबसे आसान चैप्टर से, जो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी वीडियोस की ये है कि यहां पे मैंने क्लियर किया कि ये वो 3 टॉपिक्स है जो आपकी 80% वेटेज रखते हैं। यानी कि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन या फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे बच्चों तो आपको दिखेगा कि आपको सिर्फ यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। आप पिछले 10 से 15 साल के पेपर उठा लो, आपको दिखेगा ये 3 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं इस आपके चैप्टर में, और इन्हीं से क्वेश्चन आता है। जैसे पहला है ह्यूमन आई, उसके फंक्शन और उसका डायग्राम, यानी कि कंप्लीट ह्यूमन आई आपको पढ़ लिया, यहां से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, डिफेक्ट्स 2 ही आते हैं आपके, एक आपका मायोपिया आ जाएगा और एक आपका हो जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये दोनों आपको क्या करना है? डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, क्या होता है, कैसे इसको सही किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है? प्रिज्म का डायग्राम, ये एक जरूरी क्वेश्चन है।
प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में PRISM, ठीक है, प्रिज्म के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ो इस चैप्टर से। जैसे अब 1 बाय 1 मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं यार, ये आपका ह्यूमन डायग्राम होता है आई का, ठीक है, ये आपका पार्ट है ह्यूमन आई का, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन एकदम बढ़िया विजुअल्स की हेल्प से अब हम इस आई को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा आई, जब आप किसी भी आदमी की आंख को देखते हो ना, तो आपको बाहर कुछ इस तरीके का चित्र दिखाई देता है। आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहां पे इसके ऊपर लाइट रे आके गिरती है, ये आपकी ह्यूमन आई है, क्लियर, साफ दिख रहा होगा। अब यहां पे देखो, आपको 2 शब्द मैं दे रहा हूं, एक कॉर्निया होता है और एक होता है एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया क्या होता है, ये आपको जो ब्लू रीजन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो एंट्री गेट होता है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, बाहर जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग कॉर्निया। कॉर्निया का मतलब क्या होता है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो लाइट को अलो करती है आपकी आंख में एंटर करने के लिए। ये आपकी आंख का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर दैट अलो लाइट टू एंटर इन द ह्यूमन आई। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये क्या है, आपका कॉर्निया है। अब इससे आगे आता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कहां पे लाई करता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में लाई करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्वस ह्यूमर क्या है, इट इज लिक्विड, और आप लोग क्या कह सकते हो, इट इज अ फ्लूइड दैट इज लाई इन बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे चलोगे तो आपको ये जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का रीजन दिख रहा है। अब ये जो ब्लू है ना, ब्लू रीजन तो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइरिस। और ये वाला जो रीजन है ब्लैक कलर का, ये होता है आपका प्यूपिल। अब ध्यान से समझो, प्यूपिल का क्या काम होता है और आइरिस का क्या काम होता है। कॉर्निया तो इसके बाहर हो गई, एक लेयर होगी व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब यहां पे समझो आइरिस क्या होता है। आइरिस जो आपकी लाइट एंटर करती है ना, उसको रेगुलेट करता है, उसकी अमाउंट को रेगुलेट करता है। मतलब ये वही पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। अमाउंट ऑफ लाइट मतलब कितनी लाइट आपकी आंख में एंटर करेगी, उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, ठीक है। और आपका प्यूपिल है, प्यूपिल एक ऐसा होल है, ध्यान से देखो, प्यूपिल एक ऐसा होल है जिसके थ्रू आपका लाइट एंटर करता है ह्यूमन आई में। सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपिल का काम क्या हो गया, प्यूपिल का काम है इसके अंदर से छेद होता है, होल होता है, इसके अंदर से जो आपकी लाइट है वो ह्यूमन आई के अंदर प्रवेश करेगी, और उसकी इंटेंसिटी को बच्चों कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। तो ऐसे 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं। अब अंदर जाते जा रहे हैं तो ध्यान से देखो, इसका जो ब्लैक कलर का पार्ट है ना, वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये कब का सीन है, ये नाइट का सीन है, और इसका ये बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका डे का सीन है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द आइरिस। मतलब क्या है, जब अंधेरा होता है तो लाइट कम होती है, तो हमें ज्यादा लाइट देखने की जरूरत होती है, इसलिए जो आपका साइज है ना आइरिस का, जो प्यूपिल का साइज आइरिस उसको बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही रोशनी ज्यादा होती है तो उसको क्या कर देती है, घटा देती है। ये फैक्ट आप लोगों ने बच्चों कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा होगा। तो यही काम है बस इसका, आइरिस का और प्यूपिल का, क्लियर। अब आगे देखो, जब आप एंटर करते हो तो आगे आपको दिखेगा आई लेंस। ये आपका कॉर्निया है, आपको दिख रहा होगा, कॉर्निया के अंदर लगा हुआ है आई लेंस। और आई लेंस जिन मसल से कनेक्ट होता है ना बच्चों, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सिलियरी मसल। ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब आगे चलेंगे तो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहां पे लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ ए आई टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। अलग अलग डिस्टेंस से हम लोग हमारी आंख ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाती है। तो ये एबिलिटी है, ये जो क्षमता है, ये जो उसके पास काबिलियत है ना, उस काबिलियत को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। हम आ गए अंदर विट्रस ह्यूमर के ऊपर। अब विट्रस ह्यूमर कहां पे होता है, ये आपका आई लेंस है, क्लियर। और यहां पे ये वाला रीजन है ना, ये रेटिना होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका विट्रस ह्यूमर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे यूट्यूब पे इतने डेप्थ में डिटेल किसी ने नहीं दी होगी विट्रस ह्यूमर के बारे में। चैलेंज, अब ध्यान से देखो, विट्रस ह्यूमर है, आई लेंस को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, विट्रस ह्यूमर, पहला काम है। दूसरा क्या है, रेटिना को सपोर्ट करता है। रेटिना को एक ही चीज सपोर्ट करती है, वो क्या है, आपका विट्रस ह्यूमर। और तीसरा क्या है, ये मेंटेन करता है आई की शेप। मतलब विट्रस ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आई। आपकी आई, आपकी जो आंख है उसका साइज मेंटेन हुआ विट्रस ह्यूमर की वजह से। लेंस को न्यूट्रिशन कहां से मिला, विट्रस ह्यूमर की वजह से। रेटिना को सपोर्ट किसने किया, विट्रस ह्यूमर की वजह से। ठीक है, तो दो तरीके के, एक्वस
ह्यूमर हो गया, एक विट्रस ह्यूमर हो गया, ठीक है। एक्वस ह्यूमर आप लोगों ने देखा लेंस और जो आई जो आपका बाहर था कॉर्निया उनके बीच में लिक्विड होता है, और ये जो फ्लूइड है विट्रस ह्यूमर ये कहां पे होता है, ये आपका आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। क्लियर, ये एक अगला पार्ट था। आप ध्यान से देखो, रेटिना शब्द बोला मैंने, रेटिना वैसे आप लोगों को बोलेंगे टीचर कि आपकी आंख का वो हिस्सा जिसके ऊपर बच्चों इमेज बनती है उसको क्या कहते हो, रेटिना। लेकिन असल में जो इसकी डेफिनेशन है ना, रेटिना क्या होती है, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल लगे होते हैं। तो आपका अगर आपका एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिना, तो रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन विद लाइट सेंसिटिव सेल। आगे पढ़ेंगे दो तरीके की लाइट सेंसिटिव सेल है, ठीक है। इसलिए यहां पे आपको रीजन दिख रहा होगा, लेयर दिख रही है आपको, क्लियर है। तो ये जो है ना बच्चों, ये क्या है आपका रेटिना है, जैसे जैसे आगे जाओगे। अच्छा, इमेज जो बनती है वो कहां पे बनती है बच्चों, रेटिना पे बनती है। डेफिनेशन क्लियर हो ही गई। आगे चले, कन्वर्ट द इमेज इनटू द न्यूरल सिग्नल। ये क्या करता है, ये न्यूरल सिग्नल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल पूरा रीजन क्लियर हो गया होगा ह्यूमन आई का, कि एग्जैक्टली कहां कहां से कौन कौन से पार्ट है, कैसे कैसे लाइट आपकी एंटर कर रही है। तो रेटिना बहुत जरूरी है। रेटिना आप एक डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है जिसपे अलग अलग लाइट सेंसिटिव सेल लगी होती हैं, और इसका काम क्या होता है, ये इमेज को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और इमेज इसी के ऊपर बनती है। फिर आगे जाके जो आपकी यहां पे ये जो नर्व है ये आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं आपकी आंख, जो अभी आपकी इमेज के सिग्नल को आगे पढ़ेंगे। अब यहां पे देखो फोटो रिसेप्टर्स, ये क्या है फोटो रिसेप्टर। यहां पे हम लोगों ने एक शब्द यूज किया था लाइट सेंसिटिव सेल। तो ये क्या होती है, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों लाइट सेंसिटिव सेल। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग इनको, लाइट सेंसिटिव सेल। अब ये लाइट सेंसिटिव सेल आपको देखो ध्यान से दो तरीके की दिख रही होंगी, एक होती है आपकी रोड और दूसरी कौन सी होती है आपकी कोन। एक नंबर में पूछा जा सकता है, रोड जो सेल है ना ये येलो येलो कलर की, और ये जो बड़े बड़े साइज की आपको दिख रही है ना 3-4, ये कौन सी आपकी कोन। अच्छा, ये बड़े साइज की है, ये कलर को सेंस करती है। ये आप जो कलर देख पाते हो किसकी वजह से देख पाते हो, कोन सेल्स की वजह से देख पाते हो। और हम लाइट की इंटेंसिटी को जो देख पाते हैं ना, लाइट की इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करता है, रोड सेल, और इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। और ये कहां पे होती है बच्चों, रेटिना पे होती है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आई का डायग्राम, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया ना, रेटिना इमेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पे देखो एक ब्लाइंड स्पॉट आपको दिख रहा है, मैं कैमरामैन से कोशिश करूंगा लास्ट में एडिटिंग के टाइम पे यहां पे जूम करके दिखाए बच्चों को कि ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट, और यहां से आपके निकलती है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का काम क्या होता है, जो सिग्नल्स बने उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ताकि ब्रेन उसको समझ सके कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज, ठीक है। अब यहां पे देखो ऑप्टिकल नर्व का पूरा क्या है, ठीक है, कैरी सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, यानी कि ये रेटिना से और ब्रेन तक क्या करती है, सिग्नल पहुंचाती है। एंड इट आल्सो इनेबल टू ब्रेन द कंट्रोल द आई, और इसी के थ्रू, यही वो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है जिसके थ्रू आपका ब्रेन आपकी आई को कंट्रोल करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं पूरा लफड़ा आंख का आपको समझ में आ गया होगा। हमने शुरू से स्टार्ट किया था, एक एक पार्ट को मैं आपको डेप्थ में बताता चल रहा हूं। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक फूल देखा एक आदमी ने, ठीक है, उसकी उल्टी इमेज बनी, रेटिना पे बनी, रेटिना ने सिग्नल में कन्वर्ट किया, और जहां पे नर्व है आपकी, जो भी आपकी नर्व है, ये ब्रेन तक उस सिग्नल को क्या कर देती है बच्चों, पहुंचा देती है, ठीक है। फिर ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करता है, ये देखो यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई किया हुआ है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ह्यूमन आई आपकी काम करती है। एक एक पार्ट को बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एग्जैक्टली ह्यूमन आई। अब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, वापस से फर्स्ट अगर डायग्राम पे आओगे तो इसलिए मैंने कहा था कि ये ज्यादा, ये आपने देखा सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, देखो प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना और सिलेरी मसल्स। अब इन सबको कनेक्ट कर देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ह्यूमन आई बन जाएगी। क्लियर, आसान है ना, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन ये टॉपिक आपका बन गया, और इस टॉपिक को पढ़ के डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यार कि ये आपका ह्यूमन आई वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मायोपिया, अब दो तरीके के डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है आपका प्रेस बायोपिया। आपके सिलेबस में मैंने बताया ना, दो ही पढ़ने हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों, मायोपिया का है नियर साइटनेस। अब आपको दो इमेजेस यहां पे ध्यान से दिख रही होंगी, ये इसका नियर ऑब्जेक्ट है और ये इसका फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल विजन है, लेकिन मायोपिया जब होएगा तो इसको नियर वाली ऑब्जेक्ट तो दिखेगी क्लियर, लेकिन आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। तो मायोपिया एक ऐसा ह्यूमन आई में डिफेक्ट होता है जिसमें वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इसको क्या
बोलते हैं आप लोग? मायोपिया। और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? नियर साइटनेस। नियर की चीजें देख पाते, दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। रीजन बच्चों इसके दो ही है, आपकी आई बॉल बड़ी हो जाती है और आई लेंस थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मायोपिया में क्या होगा? आई बॉल बड़ी हो जाएगी और आपका थिकर हो जाएगा आई लेंस। करेक्ट कैसे किया जाता है? करेक्ट किया जाता है इस कन्वर्ज डाइवर्जिंग लेंस की हेल्प से। क्लियर है? ये आपका कौन सा है? आई होप कि ये कौन सा होगा? आपका कॉनकेव होगा। ठीक है, चेक कर लेना कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो इस लेंस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ठीक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? करेक्ट किया। तो कैसे करेक्ट किया, क्यों हुआ, ये बेसिक सी बात थी। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, इसलिए इसको मैं बोलता हूं फार साइटनेस। ये एक बीमारी होती है जिसमें हम पास की चीजें तो क्लियरली देख पाते हैं लेकिन पास की चीजें क्लियरली नहीं देख पाते, दूर की चीजें क्लियरली देख पाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हो? हाइपरमेट्रोपिया। कारण आई बॉल छोटी हो जाती है, आई लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है? इस बाइकॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब इससे आगे इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो ये लास्ट टॉपिक है, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब आप लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हो तो यहां पे आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूं मैं, ये आपका 3 फेस का प्रिज्म होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल होता है जिसमें 3 फेजेस होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और यहां पे मैंने इसको ये वाला जो एंगल है ना, इसको ए नाम दे दिया, मान लो ए कंसीडर कर दिया। तो ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं आप लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहां पे मान लो इसके ऊपर लाइट गिरती है। अब जब लाइट गिरेगी तो कैसे गिरेगी, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइट कैसे गिरती है? देखो यहां पे एक पर्टिकुलर एंगल के साथ यहां पे लाइट गिरी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां से लाइट गिरी। अब लाइट जानी चाहिए थी सीधी। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंट हो गई है। ठीक है, अब यहां पे भी सेम बात है, यहां पे भी आपका एक तरीके से नॉर्मल बनेगा पहले तो। ठीक है, लाइट जानी चाहिए थी सीधी लेकिन ये ऐसे ऐसे मुड़ गई। क्लियर है? तो यहां पे 3 तरीके से बेंट आपको दिख रहा होगा। ये लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, फिर यहां से डेविएट हुई, फिर यहां से डेविएट हुई। ये है आपका नॉर्मल और ये भी है आपका नॉर्मल। क्लियर है? और यहां पे ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जिसको बोलते हो। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। यहां से ये यहां पे गई लाइट और यहां जानी चाहिए थी, तो ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, इसको बोलते हैं आप लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और इस शेप की वजह से कहीं ना कहीं इसका एक अपना रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म आपको पता होना चाहिए, एक लाइट से दूसरे लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो डेफिनेटली वो अपने पाथ से बेंड तो होगी। इसी प्रोसेस को आप लोगों ने रिफ्रैक्शन बोला था। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कलर डेविएशन भी होता है, जो आपका यहां पे हम इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। आपका जो व्हाइट लाइट है प्रिज्म के थ्रू वो 7 कलर में टूट जाता है, इसको बोलते हैं आप लोग डिस्पर्जन। ठीक है, कितने कलर में टूट जाएगा? आपका 7 कलर में। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका विबग्योर। यस क्लास, क्या होता है आपका? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। डिस्पर्जन मैं बता चुका हूं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रम होता है, बैंड ऑफ 7 कलर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो बेसिक सी चीज थी इस चैप्टर में, इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेट 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 1/4 फिजिक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। अब इससे आगे चले तो अगला चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी ने पढ़ा हुआ है। 4 टॉपिक्स बच्चों यहाँ पे आते हैं। 100% श्योर जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका सोलेनोइड से। सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करो, 100% है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, अच्छा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब फटाफट से करते हैं शुरू। अब मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। सबसे पहले जो मैं आपको नाम दे रहा हूं बच्चों वो है आपका मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। इन सबको जो अट्रैक्ट करता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख भी सकते हो मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट। हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखेंगे, दैट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसीज
ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी को जो अट्रैक्ट कर लेता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? मैग्नेट। क्या बोलते हैं आप लोग? मैग्नेट। और मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, ध्यान से समझो, मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है। मैग्नेट का एक अपना फील्ड होता है जिस फील्ड में बच्चों हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हम क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है अराउंड ए मैग्नेट जिसमें हम इसके फोर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का यूज किया जाता है ना, उनको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी एंड कर्व्ड लाइंस। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कर्व्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं और कर्व्ड होती हैं। ठीक है, इनका यूज किस लिए किया जाता है बच्चों? इनका यूज किया जाता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए। दीज आर यूज्ड, आप लोग लिख सकते हो, यूज्ड to show the pattern, show the pattern of magnetic field. Yes, pattern of magnetic field, इनका यूज किया जाता है। क्लियर? अब ये ध्यान से समझना, कोई भी आपका मैग्नेट है, जैसे मैंने बार मैग्नेट ले लिया है, ठीक है, इसका एक टर्मिनल नॉर्थ है और एक क्या है आपका साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ में चली जाएंगी, स्टार्टेड एंड टर्मिनेटिंग। कहां पे? नॉर्थ एंड साउथ। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन ये अंदर से वापस डायरेक्शन बनाएंगी, क्या बनाएंगी? ये साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं, ये लाइन बनाती है आपकी क्लोज लूप। यस क्लास, क्या बनाती है? आपकी क्लोज लूप। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी। तो जब प्रॉपर्टी की आप लोग बात करोगे, पहला पॉइंट आप लोग डेफिनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे नॉर्थ से स्टार्ट होके कहां पे? साउथ पे, एक्सटर्नली। ठीक है, अगर आप लोग इंटरनली देखोगे तो इंटरनली क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये क्या बनाती है? थर्ड, दीज लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। ये क्या बनाती है? फॉर्म्स क्लोज लूप। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या बनाती है? ये आपकी क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, अच्छा, किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट लेते हो तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप लोग ये टेंजेंट वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? कारण बता देता हूं। अगर उन्होंने किया तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, दो टेंजेंट मतलब हम कह सकते हैं दो डायरेक्शन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये क्वेश्चन 100% श्योर है, आपको अच्छे से बना लेना है। आपका टीचर ने भी लिखवाया होगा, कहीं ना कहीं मैंने भी बता दिया। ठीक है, और इसके बारे में अगर डेप्थ में पढ़ना है तो मेरा एक मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर डेप्थ में वन शॉट लेक्चर, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन जितना आएगा उतना मैंने यहां पे भी करवा दिया। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मास्त्र है ये क्वेश्चन, इसका ध्यान से देखो। सोलेनोइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है आपका सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आपका चलता है, ध्यान से देखना। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, पॉजिटिव की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल आपका नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल किसकी तरफ बिहेव करेगा? साउथ की तरह। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। अगर आप लोगों ने डेप्थ में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा, नहीं तो सिर्फ इतना याद रखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसा बनेगा? बार मैग्नेट की तरह बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखना है? सिर्फ इतना ही लिखना है। देखो, सोलेनोइड इज ए कोइल विद मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं, क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किस शेप में होती है? सिलेंडर में होती है। इसको बोलते हैं आप लोग सोलेनोइड। अब देखो, ए करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए बार मैग्नेट। ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड अनदर बिहेव एज ए साउथ पोल। ये बात भी मैंने क्लियर बता दी। अब आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनोइड। ये कैसी होती हैं?
पैरेलल होती है इनसाइड द सोलेनोइड। ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलर टू द बार मैग्नेट व्हिच शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी पैरेलल होती हैं क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बच्चों क्या होती है, सेम होती है। ये क्वेश्चन 101% श्योर है, पक्का आएगा। तो इसको रट के जाना, एज इट इज लिख देना। इसमें की पॉइंट्स को भी मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है, आपकी हेल्प हो जाए ताकि, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये वैसे तो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, लेकिन यहां पे भी अप्लाई होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट घटाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। यानी कि आप लोग कह सकते हो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, करंट के। अच्छा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी दूर लेके जाओगे उतना कम, जितनी पास लेके आओगे उतना ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे ना कोइल के, उतना बढ़िया मैग्नेट, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जितना कम उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है, आपकी लेफ्ट हैंड उठाओ, ठीक है, उसमें आपकी 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करो कि वो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। किसी को भी देख लो, सभी क्या है बच्चों, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्या बोला इसने एक ही बात बोली है कि अगर आपका 4 फिंगर, व्हाट, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, मिडल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करे, तो आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लिखना कैसे है, ये बात जो मैंने बोली मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दी, और ये एग्जैक्टली उसका डायग्राम, ठीक है। इफ वी होल्ड आवर 4 finger, middle finger and the thumb of a left hand in such a way that they are the mutual perpendicular to each other, and our 4 finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then our thumb represents the direction of force। ये होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आ सकता है पेपर में, टेक इट सीरियस, ठीक है। अब डोमेस्टिक सर्किट में आपने 3 वायर देखी होगी, रेड वायर, ब्लैक वायर और ग्रीन वायर। ध्यान से समझो बच्चों, आपका लाइव वायर होता है, पॉजिटिव की तरह काम करता है, रेड कलर वाली, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल वायर नेगेटिव की तरह काम करती है, ब्लैक वाली। अर्थिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रीन वाली। क्लियर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ध्यान से समझो, लाइव और न्यूट्रल वायर इज इंडियन कितना होता है आपका, 220 वोल्ट। अच्छा, हमारे घरों में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये भी ध्यान रखना है कि नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये बेसिक सी बात थी, 3 काइंड की हम लोग वायर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और डोमेस्टिक सर्किट कुछ इस तरीके का होता है, आपको दिख रहा है, पोल से करंट आता है मेन सप्लाई में, फिर फ्यूज में इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फिर क्या होता है सेपरेट सर्किट, जो जो हम चाहिए जैसे हमारे घरों में लगा होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये इसका डायग्राम, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है, आपस में भिड़ जाती है, तो क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट। और ओवरलोड क्या होता है, व्हेन द करंट ड्रॉ, जितना करंट है हमारे सर्किट में उससे कहीं ज्यादा हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों आपका ओवरलोड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये सेकंड जो यूनिट था आपका, ठीक है, फिजिक्स का, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हेडेक लेने की जरूरत है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ना, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। 2 यूनिट यानी कि हम 50% अपना फिजिक्स का सिलेबस निपटा चुके हैं, जहां से पेपर में आएगा। अब चलते हैं आगे अगली यूनिट की तरफ बच्चों। अगली यूनिट है हमारी क्या, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहां से कुछ बेसिक बातें हैं आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो यार, यहाँ पे है आपकी न्यूमेरिकल्स आती हैं, मैंने बताया न्यूमेरिकल्स के लिए हम सेपरेट सेशन लेंगे। मिरर फॉर्मूले के ऊपर, लेंस के ऊपर और पावर, इन तीनों के ऊपर आपकी न्यूमेरिकल आती है, ध्यान से समझना। हाँ, स्नेल्स लॉ इस वीडियो में कवर करेंगे, आता है। और आपका ऑल रे डायग्राम, रे डायग्राम में भी मैं आपको करूंगा, कॉनकेव मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इनके 6 डायग्राम आपको आने चाहिए, कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों से क्वेश्चन बच्चों आता है, ठीक है। 6 के 6 डायग्राम है, मैंने करवाए हुए हैं इन डेप्थ, आप उस वहां पे जाके देख सकते हो। 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इनको प्रैक्टिस कर लेना, आएगा। ये कॉनकेव मिरर का है और ये 6 के 6 डायग्राम आपके कॉन्वेक्स लेंस के हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 100% श्योर क्वेश्चन है, ये वाला 100% और ये वाला, कोई नहीं रोक सकता यहां से क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कंफर्म आता, उठा लो कोई भी पिछले साल का पेपर, आपको दिख जाएगा, यहां से क्वेश्चन 100% आता है। क्लियर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है, ध्यान से समझना, रिफ्रैक्शन जब भी होगा बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो आपका आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, अपॉन में जो आपका एंगल आर है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये कौन कहता है बच्चों? ये कहता है आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब यहां पे एक आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है आपका साइन आई, ये क्या है आपका साइन आर, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हो म्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। यस क्लास, किसको रिप्रेजेंट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एक फॉर्मूला और होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी कई बार लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन स्नेल्स लॉ क्या है? ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट नोन एज म्यू, और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये है आपका स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन के केस में ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, तो आप लोगों को इसको बना लेना है, ठीक है। तो आई होप कि ये लाइट वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। 6 के 6 डायग्राम, और आपको क्या करने हैं? न्यूमेरिकल्स तो हम अगले सेशन में करेंगे, यहां पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन हम बाद में करेंगे। हाँ, पावर हीटिंग इफेक्ट ये मैं करा देता हूं, इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहता है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होती है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेजिस्टेंस के होती है, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, कंबाइन कर दो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। अब यहां से पास करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों, हम कहेंगे H इज इक्वल टू द के आई स्क्वायर R इंटू टी। इसकी वैल्यू 1 होती है SI सिस्टम में। H इज इक्वल टू द I स्क्वायर R इंटू टी, इसको बोलते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये पेपर में आ सकता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, डेफिनेशन आप आसानी से याद कर सकते हो। हाँ, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। डेफिनेशन ये बोलेगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। एक कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन आपको यहां से मैथमेटिकली जब ड्राइव करो तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका I इंटू आर। आर होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्लियर है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको बच्चों रेजिस्टेंस, क्लियर। इसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू द V अपॉन I। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आती है? ओम, ये सिंबल होता है, और इसकी SI यूनिट क्या आती है बच्चों? आपकी ओम होती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और इसका डायग्राम कैसे बनता है? ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, V ले लो और यहाँ पे क्या ले लो आप लोग? I, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? ओमिक सब्सटेंस, और जो नहीं फॉलो करते वो क्या होते हैं? नॉन ओमिक सब्सटेंस, क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली यहां से क्या क्या आ सकता है। यहां से डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से 99% क्या आएगा? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के लिए बच्चों हम एक सेपरेट सेशन डिस्कस करेंगे ही, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये बनाओ सारे, जो मैंने अभी बताया आपको, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हमने क्या किए? कवर किए। पावर का रहता है, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? आप लोग वाट लेके चलते हो, 2-3 एक्सप्रेशन अलग है, वो न्यूमेरिकल पर्पज से है, ठीक है। वो सारे हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों यार आपको समझ में आया होगा पूरा। अगर सिर्फ इतना पढ़ लेते हो, इन चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये सारे कर लेते हो ना, तो 100% आपका पेपर मानो 25 में से 25 आप लोग क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर सकते हो। क्या कुछ अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे किस टॉपिक पे आपको चाहिए सेशन, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में, तो तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।